उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने शहर गोरखपुर में होली खेली। देश भर में भले ही कल होली मनाई गई, लेकिन गोरखपुर में आज ही होली के मौके पर योगी आदित्यनाथ नरसिंह शोभा यात्रा में शामिल हुए। पगड़ी पहने और काला चश्मा लगाए योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के लोगों के साथ होली खेली। हजारों लोग योगी आदित्यनाथ के साथ होली खेलने के लिए इकट्ठा थे। उत्तर प्रदेश चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद गोरखपुर की होली और योगी की विजयी होली में बदल चुकी है। योगी की विजय होली। गोरखपुर में आज और कल योगी ने क्या किया? सिर पर गुलाबी पगड़ी, आंखों पर काला चश्मा। और हाथों में गुलाल भर भर कर उड़ाते योगी आदित्यनाथ। ये गोरखपुर की होली है। इस बार गोरखपुर की होली देश की होली से बिल्कुल अलग, बिल्कुल अनोखी थी। सारे देश में 18 मार्च को होली हो गई, लेकिन गोरखपुर की होली शनिवार को मनाई गई। गोरखपुर के लोगों के साथ होली खेलने खुद मौजूद रहे गोरखपुर के अभिभावक और प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर के घंटाघर इलाके में होली के अवसर पर भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा की अगुवाई खुद योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। गलियों में योगी की टोली थी। हर ओर सिर्फ और सिर्फ अबीर गुलाल उड़ रहे थे। शोभा यात्रा में जगह जगह लोग ढोल नगाड़ों की थाप पर झूम रहे थे। होली के साथ साथ योगी की जीत का जश्न भी मन रहा था। होली के हुड़दंग मचलबा देख के दुनिया दंग, होली के हुड़दंग मचलबा देख के दुनिया दंग, और योगी जी सीएम बन गईले उड़ल के सरिया रंग कबीरा। इस होली में गोरखपुर की फिजाओं में उड़ने वाले रंग और भी ज्यादा चटक थे। और हो भी क्यों ना, योगी आदित्यनाथ ने यूपी में ऐतिहासिक जीत जो हासिल की और अब वो दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मैंने अपनी जिंदगी में इतना बढ़िया उत्सव होली कभी देखा ही नहीं है। योगी जी युग जिए। हाँ, योगी जी को हम लोग शुरू से देख रहे हैं, लेकिन बनने के बाद जो है पहली बार इतना बढ़िया कार्यक्रम देख रहा हूँ। मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा उनके पास से। योगी जी की टोली है, गोरखपुर की होली है। योगी जी की टोली है, गोरखपुर की होली है। गोरखपुर की गलियों में लाल, गुलाबी और पीले के साथ भगवा रंग उड़ रहा था। होली में नरसिंह शोभा यात्रा का जुलूस योगी आदित्यनाथ की ऐतिहासिक जीत का जुलूस बन गया। दरअसल गोरखपुर की होली भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा से जुड़ी है। नरसिंह शोभा यात्रा हर साल चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को निकाली जाती है। जिस दिन यात्रा निकलती है उसी दिन गोरखपुर में होली मनाने की परंपरा है। इस बार चैत्र कृष्ण प्रतिपदा 19 मार्च को आई, इसलिए गोरखपुर में होली शनिवार को मनाई। गोरखपुर में नरसिंह शोभा यात्रा 8 किलोमीटर तक जाती है और शहर के करीब करीब हर इलाके से गुजरती है। होली का पूरा आनंद ले आप सभी। रथ को धीरे धीरे आगे बढ़ने दें। कार्यकर्ता पूरे उत्साह में है। अपने कार्यकर्ता रथ के आसपास ही रहेंगे, रथ से दूर नहीं रहेंगे। ये रंग जो है वो दिखाते हैं कि किस तरीके से ये हर मजहब, धर्म, जात पात, भेदभाव, दूरी को दूर करते हुए हर आदमी को आपस में मिलाते हैं। यहाँ जो रंग में रंगे हुए हैं, यहाँ कोई नहीं पहचान सकता, कोई इन्हें अलग नहीं कर सकता। इनकी एक पहचान है कि ये सब होली खेलने के लिए पहुंचे हैं। जय जय श्री राम। नरसिंह शोभा यात्रा के मंच पर गुलाबी पगड़ी पर जैसे ही योगी आदित्यनाथ आए, रंग और गुलाल के साथ फिजाओं में जय श्री राम के नारे भी गूंजने लगे। जय जय श्री राम। योगी आदित्यनाथ ने भगवान नरसिंह की आरती की।
इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने भगवान शिव के रूप में आए किरदार को गुलाल लगाया। भगवान शिव का अवतार साक्षात इस होली के उत्सव पर बीजेपी ने इस बार के विधानसभा चुनाव में गोरखपुर की सभी 9 सीटें जीती हैं। अन्य पदाधिकारीगण अब तक हुए चुनाव में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सभी 9 सीटों पर बीजेपी जीती हो। इतना ही नहीं, गोरखपुर मंडल की 28 में से 27 सीटों पर बीजेपी ही जीती है। योगी आदित्यनाथ ने इसे राष्ट्रवाद की जीत बताया। संदीप जी पहनाएंगे। ये पर्व और त्योहार उत्तर प्रदेश वासियों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, गोरखपुर के लिए और भी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि गोरखपुर आजादी के बाद विधानसभा के हुए विभिन्न चुनावों में पहली बार गोरखपुर की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और 9 सीट पर राष्ट्रवाद की मोहर लगी है। कृष्ण जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत को भक्त प्रहलाद और नरसिंह की कहानी से जोड़ दिया कि चुनौती कितनी कठिन क्यों न हो, हम सबको अपने मार्ग से विचलित हुए बगैर निरंतर अहर्निश प्रयास करना होगा, अपने पद पर आगे बढ़ना होगा और हम लोग जब भी सार्थक दिशा में सामूहिक ताकत के बल पर आगे बढ़ेंगे तो फिर विजय श्री का वरदान आपको अवश्य प्राप्त होगा। भक्त प्रहलाद भी विजयी हुए थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आप सभी विजयी हुए हैं। योगी के साथ होली खेलने के लिए कुछ लोग तो पड़ोसी राज्य बिहार से गोरखपुर आए थे ताकि योगी की विजयी होली में वो भी शामिल हो सके। मैं बिहार से आया हूँ। बिहार से स्पेशली आए हैं? जी, मैं बिहार से आया हूँ और योगी जी की सरकार दोबारा बनी है, उस खुशी में मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा। जी, मंदिर बन गया और योगी जी की दोबारा सत्ता आई, हम लोग बहुत खुश हैं। गोरखपुर में ऐसी होली 2 साल बाद मनाई गई है। 2 साल से कोरोना के कारण गोरखपुर की होली फीकी थी। अब कोरोना का संक्रमण कम है और साथ ही योगी की प्रचंड जीत हुई है, तो गोरखपुर के लोगों ने इस बार जमकर योगी आदित्यनाथ के साथ होली मनाई। होली के बाद अब 25 मार्च को लखनऊ में सत्ता की होली होगी, जब योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गोरखपुर से गौरव श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और अब बात हो प्रकाश राजभर की, जिन्हें लेकर चर्चाएं तेज हैं कि चुनावी हार के बाद एक बार फिर वो बीजेपी गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। दावा यहां तक किया जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर ने हाल ही में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। इस पर टाइम्स ऑन नवभारत ने ओम प्रकाश राजभर से बात की तो उन्होंने ऐसी सभी दावों को खारिज कर दिया और कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ और आगे भी समाजवादी पार्टी के साथ ही बने रहेंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार क्या हुई, अब एसपी गठबंधन की गांठें खुलने की खबर आने लगी। इधर यूपी में नई सरकार का शपथ ग्रहण भी अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही यूपी की सियासी फिजा में सबसे बड़ी खबर आई कि ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के अति वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। फिर सवाल उठने लगे कि क्या राजभर फिर से एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। इन सवालों के बीच ओपी राजभर से टाइम्स नाउ नवभारत ने जवाब मांगा तो उन्होंने इसे सिरे से नकार दिया। कहा, मेल मुलाकात की तस्वीर तो पुरानी है। इस बार दिल्ली पहुंच गए आप, अमित शाह के गले लिए। देखिए, वही तो फोटो चल रही है। अब जो फोटो चल रही है वो पुरानी तस्वीर लगा के कुछ कोई कह दे तो क्या करें हम। तो गलत क्या है कि आपने मुलाकात नहीं करी है, ये गलत है, या फिर ये गलत है कि आप बीजेपी के साथ नहीं जा रहे हैं? दोनों गलत है। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले भी ये खबरें तैर रही थी कि राजभर एनडीए गठबंधन में रहेंगे, लेकिन कहानी बदल गई और राजभर की पार्टी अखिलेश यादव के साथ जा मिली। हालांकि खुद राजभर कह रहे हैं कि उनकी नजर अब अगले चुनाव पर है, अभी पार्टी अदल बदल जैसी कोई बात नहीं। मैं समाजवादी पार्टी के साथ हूँ। स्थानीय निकाय चुनाव हम लोग मिलकर लड़ेंगे और 28 तारीख को हमारी विधानसभा में स्वर्गीय राजनाथ जी यादव जी, उनकी मूर्ति का अनावरण है। माननीय अखिलेश यादव जी जाएंगे, हम दोनों लोग एक मंच पे रहेंगे।
अच्छा, अक्सर देखा है कि पिछड़ों की जो लड़ाई है, जो आप लड़ते आए हैं, अपने समाज के लोगों की लड़ाई, आरक्षण को लेकर लड़ाई, वो बिना रूलिंग पार्टी के सहयोग की पूरी होती नहीं है। तो ऐसे में अगर संभावनाएं बनती हैं, चूंकि कोर्ट ने भी आदेश दिया है राजभर को एससी में शामिल करने को लेकर, तो अगर संभावनाएं ऐसी बनती हैं जब आपको सरकार का सहयोग चाहिए हो, तो क्या विकल्प वो भी खुला हुआ है कि बीजेपी के साथ जा सकते हैं समाज के हित के लिए, पिछड़ों के हित के लिए? देखिए, हम समाज के साथ हैं और समाजवादी पार्टी के साथ हैं। हम स्थानीय निकाय चुनाव जो होने जा रहा है, 21 तारीख से नॉमिनेशन है, हम समाजवादी पार्टी के साथ मिल के लड़ेंगे। उसके बाद 24 का चुनाव भी हम लोग मिल के लड़ेंगे। सिर्फ ओपी राजभर ही नहीं, उनकी पार्टी भी इस खबर को गलत बता रही है। ओपी राजभर की पार्टी के प्रवक्ता ने ट्वीट करके कहा, पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ थी, है और रहेगी। दरअसल इससे पहले साल 2017 के विधानसभा चुनाव में ओपी राजभर की पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरी थी। चुनावी जीत के बाद यूपी में जब बीजेपी की सरकार बनी तो राजभर कैबिनेट मंत्री भी बने, लेकिन कुछ दिनों बाद राजभर ने बीजेपी और योगी सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया था। हालांकि अब तैयारी 2024 को लेकर शुरू हो गई है। ऐसे में राजभर पर सबकी नजर है। राजनीति के जानकार भी बताते हैं कि राजभर का पूर्वांचल में काफी प्रभाव है। पूर्वांचल में लोकसभा की करीब 26 सीटें हैं। इन 26 सीटों पर राजभर का अच्छा प्रभाव है। 14 लोकसभा सीटों पर राजभर का वोट निर्णायक होता है। 2024 लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए भी अहम है। मैं बार बार इस वजह से पूछ रहा हूँ कि चर्चा ये होती है कि जब आप लेफ्ट की बात करते हैं तो जाते राइट में अरे भाई, आप लोग विधानसभा चुनाव के पहले भी हमको ले जा रहे थे, दहिने बाएं घुमा रहे थे ना। तब आप अमित शाह से बात करने की बात कर रहे थे कि अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान सबको फोन लगाऊंगा, लेकिन आप अखिलेश को फोन लगा दिए थे। मैं तो कहा था ना, देखिए, मैं शुरू में ही कहा था कि बीजेपी को छोड़ करके मैं समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करूंगा। ये बात मैं आपसे कहा था और हुआ वही जो कहा था वो हुआ। तो अब क्या मतलब, अब स्टैंड ये है कि ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के साथ हैं, बीजेपी से बातचीत का, बीजेपी के साथ जाने का कोई इरादा नहीं है? नहीं, देखिए, हम साफ साफ बता रहे हैं कि हम जो स्थानीय निकाय चुनाव, उधर हमारा दिमाग है। हम लोग 28 तारीख के कार्यक्रम उसकी तैयारी में लगे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी अभी से 2024 को लेकर तैयारियों में जुट गई है और उन सभी पॉइंट को लेकर अभी से कोशिशें शुरू कर दी है, जिसके दम पर 2024 की जीत का रास्ता आराम से तय हो सके। ऐसे में राजभर अगर किसी भी तरह से बीजेपी के साथ आते हैं तो फायदा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को होना है। राजभर गाजीपुर के जहूराबाद से दूसरी बार चुने गए हैं। गाजीपुर जिले में बीजेपी के हिस्से एक भी सीट नहीं है। विधानसभा चुनाव में राजभर की पार्टी को 6 सीटें मिली है। बीजेपी राजभर के सहारे नुकसान की भरपाई चाहेगी। हालांकि इन सभी अटकलों और बातों के बीच एसपी गठबंधन में शामिल महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य का मानना है कि हार के बाद गठबंधन में शामिल पार्टी जमीनी हकीकत से दूर है। पार्टियों को हकीकत से रूबरू होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई मुलाकात हुई, क्योंकि मैंने अभी ओम प्रकाश राजभर जी का बयान देखा, उन्होंने उसे मना किया। पुरानी फ़ोटो लगी है, पहले की फ़ोटो हो सकती है, वो पहले भी अमित शाह जी से मिले। और रही, मैं जो कहना चाहता हूँ, बता रहे हैं पहले भी अमित शाह से मिले हैं सर। वो जब भी मिलते हैं बताते नहीं है, मिल आते हैं, फिर उसके बाद एक ऐलान होता है कि अब हम इस गठबंधन में शामिल हैं। नहीं, मैं पहले का मतलब, पहले वो जब समाजवाद बीजेपी के साथ थे तब वो उस गठबंधन में, जब वो बीजेपी की सरकार में थे तब वो कई बार मिले थे। वो फ़ोटो पुरानी है, उनका कहना है। और रही, मैं आपको बता दूं एक रहस्य की बात, मैंने अभी पहले भी कहा, रहस्य की बात यह है कि जब तक महान दल और केशव देव मौर्य सपा गठबंधन में है, कहीं नहीं जा रहा, तब तक न जयंत चौधरी जी कहीं जाएंगे और न ओम प्रकाश राजभर जी जाएंगे। अभी चुनाव में हारने वाली पार्टियों के सामने एक चुनौती है कि उन्हें हार पर चर्चा के साथ ही अगले चुनाव की तैयारी में जुटना होगा, क्योंकि सियासत में नुकसान की भरपाई और नफे की चाहत में पार्टियां गठबंधन बदलती है तो उसका असर सिर्फ सियासी हवा पर नहीं पड़ता, कई बार परिणाम भी बदल जाते हैं। लखनऊ से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। अब बात पंजाब की, जहां सीएम भगवंत मान के बाद उनके मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। पहले चरण में 10 मंत्रियों ने शपथ ली और दावा है कि सीएम भगवंत मान की टीम पहले की सरकार से कई मायनों में अलग होगी। हालांकि उन विधायकों को मंत्री पद की शपथ नहीं दिलाएगी जिन्होंने पंजाब की राजनीति के बड़े चेहरों को हराया गया और फिर विधानसभा तक पहुंचे। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए कि सीएम भगवंत मान की टीम में कौन कौन शामिल है।
पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान का मंत्रिमंडल तैयार हो गया। पहले चरण में 10 मंत्रियों ने शपथ ली। मैं ब्रह्मशंकर ईश्वर ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ मैं कानून द्वारा स्थापित ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅੰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। मान मंत्रिमंडल चन्नी सरकार के मुकाबले कई मायनों में अलग है। पंजाब में किन किन मंत्रियों ने शपथ ली, सबसे पहले उनके नाम जान लीजिए। हरपाल सिंह चीमा, गुरमीत सिंह मीत, बलजीत कौर, हरभजन सिंह, डॉक्टर विजय सिंगला, हरजोत सिंह बैंस, ब्रह्मशंकर जिम्पा, लालजीत सिंह भुल्लर, कुलदीप सिंह धालीवाल, लालचंद कटारूचक। तो ये वो 10 चेहरे हैं जिन्हें पंजाब सरकार में जगह मिली। मान सरकार के 10 नए मंत्रियों में 8 करोड़पति हैं, 2 मंत्री लखपति हैं। मान सरकार के मंत्रियों की कुल प्रॉपर्टी 72 करोड़ है। चन्नी सरकार गारंटियां हमारे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने दी हैं, उन गारंटियों पे हम पूरा काम करेंगे। 100% काम होगा। और जो पंजाब में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो करप्शन है, उसको 100% हम खत्म करेंगे। किसी को करप्शन नहीं करने देंगे। पंजाब में करप्शन के अगेंस्ट हमारा 0 टॉलरेंस रहेगा। भगवंत मान जी ने कहा है कि 23 मार्च को एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा जिसपे कोई भी वीडियो भेज सकता है। तो क्या लगता है कि इस तरीके से करप्शन खत्म हो जाएगी पंजाब में? बिल्कुल बिल्कुल। आम लोगों में जो छोटे छोटे अधिकारी या बड़े अधिकारी थे, जिनमें भी करप्शन होती है, छोटे से लेके बड़े तक, जब हमारे पास उस नंबर पे कोई कंप्लेंट आएगी तो उस पर तुरंत एक्शन होगा। गुरमीत सिंह मीत, बरनाला से लगातार दूसरी बार विधायक बने गुरमीत सिंह मीत को मंत्रिमंडल में जगह दी गई। आम आदमी पार्टी पंजाब में यूथ विंग के प्रेसिडेंट हैं। पंजाब में युवाओं को पार्टी से जोड़ना, रोजगार जैसे मुद्दों पर अहम भूमिका रही। बलजीत कौर पंजाब कैबिनेट की अकेली महिला मंत्री हैं। दिल्ली की केजरीवाल रिटायर्ड ईटीओ जंडियाला से विधायक बने हैं। 2017 में जंडियाला सीट पर कांग्रेस के बड़े नेता सुखविंदर सिंह डैनी जीते थे। डॉक्टर विजय सिंगला
डॉक्टर विजय सिंगला मानसा विधानसभा से जीते हैं। इस सीट पर उन्होंने पंजाब के हिट गायक सिद्धू मूसेवाला को हराया। मान का मंत्रिमंडल तैयार हो गया है। इसमें कुछ भगवंत मान के करीबी हैं, कुछ अरविंद केजरीवाल के। इस बीच सूत्रों के अनुसार ये जानकारी भी मिली है कि मान मंत्रिमंडल 25,000 पदों पर तत्काल भर्ती को मंजूरी दे सकते हैं। इस फैसले में कॉर्पोरेशन और सरकारी दफ्तरों में खाली पड़े पदों को भी भरा जाएगा। जिम्मेदारी मिलते ही पंजाब की मान सरकार एक्शन में नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो इस बीच बड़ी खबर यह कि राजस्थान के धौलपुर में एक महिला के साथ गैंगरेप का आरोप लगा है। पीड़िता का आरोप कि गांव के दबंगों ने उसके पति और बच्चों के सामने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर गैंगरेप और मारपीट समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन फिलहाल कोई भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में अभी तक आ नहीं पाया। राजस्थान के धौलपुर जिले के सैंपऊ की घटना, जहां पर एक महिला की तरफ से यह आरोप लगाया गया है। महिला का आरोप है कि गांव के दबंगों ने उसके पति और उसके बच्चों के सामने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, गैंगरेप किया है। उस महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। हमारे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। भंवर, क्या जानकारी है इस पूरे घटनाक्रम के बारे में फिलहाल? देखिए, पूरे घटनाक्रम की अगर बात करें तो महिला ने जो मामला दर्ज कराया उसके मुताबिक महिला अपने खेत से फसल काटने के बाद घर जा रही थी। उस दौरान दो लोगों ने उसको रोक करके उसके पति के साथ मारपीट की है और उसके साथ दुष्कर्म किया है। इस तरह का उसने पर्चा बयान दिया है। हालांकि मामले को लेकर पुलिस छानबीन कर रही है। नामजद लोगों के खिलाफ आरोप दर्ज हुआ है। ऐसे में दोनों जो नामजद आरोपी हैं वो अभी फरार हैं, पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। लेकिन पुलिस ये कह रही है कि अनुसंधान में कोई कमी ना रहे, इसलिए पुलिस बारीकी से इसकी जांच कर रही है। क्योंकि सरकार बार बार ये कहती रहती है, जब भी महिलाओं के अत्याचारों को लेकर सरकार से सवाल किया जाता है, क्योंकि प्रदेश जो है वो नंबर 1 है महिला अपराधों में, तो हमेशा ये कहा जाता है कि जो मामले दर्ज होते हैं अक्सर उनमें बहुत सारे मामले झूठे होते हैं। ये सरकार की तरफ से बयान दिया जाता है। लेकिन देखने वाली बात ये भी है कि जब इस तरह के मामले होते हैं तो सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आता। सत्तासीन कोई मंत्री इस मामले पर नहीं बोलता, वो लोग चुप हो जाते हैं। और बड़ी बात यह है कि जब इस तरह के मामले सामने आते हैं और महिला अत्याचारों के मामले सामने आते हैं तो सत्तासीन कोई व्यक्ति बोलता नहीं है और मामले को इधर उधर करने की कोशिश की जाती है। अब देखना यह होगा कि धौलपुर में जो आरोप लगाए हैं महिला ने, बहुत गंभीर आरोप है। दलित वर्ग से महिला आती है, ऐसे में पति के सामने उसकी मारपीट करके उसके साथ दुष्कर्म करना एक बहुत ही घिनौना कृत्य है, जिसकी जांच पुलिस फिलहाल कर रही है। अब पुलिस जांच की संभव हुआ तो मामले में क्या। और मैं वापस आपके पास लौटूं उससे पहले धौलपुर पुलिस का क्या कहना है इस मामले में, सुना देते हैं जरा एक बार। कंचनपुर थाना क्षेत्र के अंदर एक महिला से दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है और गहनता से इसके बारे में जांच की जाएगी। ये बात आपने सुनी कि धौलपुर पुलिस का कहना क्या है, लेकिन बहुत मेरा सवाल ये है कि जब किसी अन्य प्रदेश में महिलाओं के साथ जब अत्याचार हो या दुष्कर्म की घटनाएं हो तो राजस्थान सरकार बढ़ चढ़कर भत्सना करती है। अपने प्रदेश में दुष्कर्म होने के बाद, जघन्य अपराध होने के बाद पुलिस अभी तक खाली हाथ क्यों है? जी बिल्कुल, यही एक बड़ा सवाल है जो अक्सर कर महिलाओं के इस तरह के अपराध जब राजस्थान में सामने आते हैं और सरकार जो है कदम पीछे हटाती हुई या फिर बयानों को बदलती हुई नजर आती है, जिस तरह का अलवर के केस में भी हुआ और अभी धौलपुर में ये एक केस हुआ है। बड़ी शर्मिंदगी की बात तो यह है कि सरकार के ही मंत्री विधानसभा में ये कहते हैं कि क्या किया जाए, ये प्रदेश मर्दों का है, इसलिए रेप में नंबर 1 है। तो इतने घिनौने अगर कोई बयान सदन में दे तो आप सरकार की मंशा, उसकी नीयत, उसका काम करने का तरीका और महिलाओं के प्रति जो असंवेदनशीलता है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। शुक्रिया भंवर पुष्पेंद्र, आपका हमसे जुड़ने के लिए।